हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। और क्लासेस बाकी की आपको कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस पीडीएफ को और बाकी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारे क्वेश्चन 10 हो गए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा कि बांस के खंबे के ऊपर लकड़ी के घर कहाँ पे होता है। कह रहा है उड़ीसा में होता है, असम में होता है, लद्दाख में और श्रीनगर में। देखो श्रीनगर में क्या होते हैं, आपके हाउस बोट होते हैं। लद्दाख में पत्थरों के घर होते हैं। ठीक है, तो खंबे के ऊपर लकड़ी के घर कहाँ पे होते हैं, आपके असम में होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है। और कितने ऊपर होते हैं, 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। ठीक है, खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में यानी कि पर्यावरण में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कारण का पता लगा के उसका क्या कर देना, उपचार कर देना, है ना। और ये जो है बीच बीच में दिया जाता है, ये नहीं साल के अंत में दिया जाता है। ये 10 दिन, हफ्ते, 15, एक दिन यानी कि के दौरान भी किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण के दौरान भी किया जा सकता है, हफ्ते, 15, 20 दिन में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑप्शन में ये शिक्षाओं में पर्यावरण दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। बिल्कुल सहायक तो है। कह रहा है ये निदानात्मक है, ये पर्यावरण को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, या ये लेना आसान है। देखो कह रहा है ये लेना आसान है, कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्यावरण को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। बिल्कुल ऐसा कैसा हो सकता है भैया, है ना। कह रहा है ये शिक्षाओं में पर्यावरण दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, ऐसा भी नहीं है। मैंने अभी बताया कि रचनात्मक जो आकलन है निदान करने के लिए है ना। निदान करके उसके बाद क्या करना है, उसका उपचार करना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो रचनात्मक आकलन काय के लिए किया जाता है, निदान के लिए किया जाता है, जिससे कि उसका बाद में उपचार किया जा सके। और ये जो है आपका शिक्षण के दौरान, शिक्षण से पहले या शिक्षण के बाद भी किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि ये डी वाला ऑप्शन इसी में इंक्लूड हो गया, कोई बात नहीं। कह रहा है एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक विधा यानी कि कुछ नया करना। और नया कुछ कब करेगा का बच्चा, जब वो खुद से करता होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको। कह रहे अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, दिखाने से वो कर नहीं पाएगा। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना हो सकता है। शिक्षार्थियों को कक्षा में भावनाओं को स्पष्ट करना। ये पता नहीं ऑप्शन क्या है, फिलहाल ये ऑप्शन है ही नहीं। तो ऊपर से आते हैं ऑप्शन नंबर ए से। कह रहा है कि अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, दिखाने से वो वैज्ञानिक विधा पैदा नहीं हो पाई जब तक बच्चा खुद करके नहीं करेगा, है ना। बच्चा जब तक खुद एक्टिव नहीं होगा तब तक कुछ नया ना सोच पाएगा, ना ही वो कर पाएगा, जब तक आप उसे कुछ करने के लिए नहीं देंगे, है ना। इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। कह रहा है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, परियोजनाएं नहीं देना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही मैंने काट दिया क्योंकि यहाँ पे ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो सी वाला ऑप्शन कहता है कि अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। जब वो कराएंगे ना बच्चे, तो बच्चा यहाँ पर एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो कुछ नया सोचेगा भी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं ले चुका हूँ उसे। वजह ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों को ये रट गया होगा। अब कह रहा है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से, बस यही दो कन्फ्यूज़न होते हैं, झटके से घुमाती है। कह रहा है उल्लू, कौवा, मैना या तोता। देखो उल्लू जो है अपनी गर्दन 270 डिग्री घुमाता है, जबकि मैना जो होती है झटके से घुमाती है। बस ये याद रखना है आपको। अगर झटके की बात करेगा
तो मैना की तरफ जाएंगे और 270 डिग्री या किसी किसी बुक में 360 डिग्री घुमाती है या घुमाता है तो उल्लू की ओर जाएंगे। तो फिलहाल हमारा आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखना है कि जब अपनी गर्दन 270 या 360 डिग्री घुमाने के बाद किया जाएगा तो उल्लू लगाएंगे, और जब झटके से बोलेगा तो हम मैना लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक शिक्षक कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है, यानी कि विज्ञान है, साइंस में घूर्णन पढ़ाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी, कौन सी अच्छी टेक्निक होगी या तरीका होगा। कह रहे गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन या चर्चा। ठीक है, तो विद्यार्थियों को क्या कराना, यानी कि उच्च कक्षा 6 यानी कि उच्च प्राथमिकता क्वेश्चन है, यानी कि दूसरे पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो बच्चे दूसरे पेपर के हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है कि घूर्णन पढ़ाना है बच्चों को। कह रहा है अगर खाली चर्चा करता रहेगा, है ना, मुँह से बोल बोल के, क्या बच्चा सीख पाएगा घूर्णन? केवल प्रदर्शन करेगा, क्या बच्चा सीख पाएगा? केवल उदाहरण देता रहेगा, उदाहरण से समझ में तो आएगा लेकिन समझ ही नहीं पाएगा वो कि घूर्णन होता क्या है उदाहरण देने से केवल। अगर वो गतिविधि कराएगा, है ना, TLM का इस्तेमाल करके घूर्णन पढ़ाएगा, TL और M, यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करके घूर्णन पढ़ाएगा, तो बच्चों क्या होगा, उसमें एक्टिव होगा और उसमें खुद भाग भी लेगा। वो जब वो भाग लेगा उसमें, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेट करेगा, भागना नहीं कह रही हूँ, पार्टिसिपेट जब वो करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो एक्टिव होगा और गतिविधि से वो करके अच्छे से घूर्णन को समझ सकता है। यानी कि 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गतिविधि आधारित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है हमारा। फिलहाल तो सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक बने रहें। कह रहा है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप कौन से हैं? तो सबसे लंबा सांप पूछ रहा है, कह रहा है एनाकोंडा है, बोआ है, अजगर है या वाइपर है। ठीक है, तो सबसे लंबा सांप जो है संसार में एनाकोंडा है। भारत के अगर संदर्भ में पूछेगा तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नाग, करैत, अफाई और चौथा है दुबैया। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में पूछेगा तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, अफाई और दुबैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनाकोंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। कह रहा है सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, करलम मल्लेश्वरी। ठीक है, देखो बछेंद्री पाल जो थी ये पहली महिला थी जो कहाँ चली थी, पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है, 8850 मीटर। ठीक है, मीटर। सूर्यमणि कौन थी, ये झारखंड की आदिवासी महिला थी। ठीक है, और ये पहली महिला थी जिसने क्या किया था, जिसने BA किया था। ठीक है, अच्छा अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर, तो वेट लिफ्टर हमारी कौन है, करलम मल्लेश्वरी। ये वर्तमान में कितना वेट उठाती हैं, ये वर्तमान में 130 क्विंटल वेट उठाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी, करलम मल्लेश्वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा है कि चिराओ नाच कहाँ के लिए लोग करते हैं। कह रहा है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो चिराओ नाच कहाँ के करते हैं, मिजोरम के करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और अच्छा क्वेश्चन है 19 हमारा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि नहीं होगा बेटा, ध्वनि होगा यहाँ पे। ठीक है,
पॉप की ध्वनि के साथ चलती है या जलती है, यहाँ पे होगा जलती है या चलती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो पॉप के साथ कौन सी गैस जलती है, तो हमारी जलती है हाइड्रोजन, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मधुमेह रोग इस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, कह रहा है एड्रेनालिन हार्मोन द्वारा, इंसुलिन हार्मोन द्वारा, और थाइमोसिन हार्मोन द्वारा या थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये होता है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।